अध्याय 3। पृथ्वी का पहला मनुष्य। हालिस में आराम से बैठ जाने के बाद, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, ताओ ने अपना विचित्र आलाप वर्णन शुरू कर दिया। मिशेल, 13,50,000 साल पहले सेंटौर नक्षत्र के बकरातिनी नामक ग्रह पर उनके नेताओं ने अनेकों कॉन्फ्रेंसों, सैनिक सर्वेक्षण अभियानों के बाद एक निर्णय लिया कि पृथ्वी और मंगल ग्रहों पर कुछ वासियों के साथ अंतरिक्ष विमान भेजे जाएं। इसका एक अत्यंत साधारण सा कारण ये था, उनका ग्रह आंतरिक स्तर पर ठंडा होता जा रहा था और अगले 500 सालों में निवास के योग्य नहीं रहने वाला था। उन्होंने कई कारणों से सोचा कि अपने निवासियों को किसी उन्हीं की श्रेणी के ग्रह पर पहुंचा देना बेहतर विकल्प होगा। आपका क्या आशय है उसी श्रेणी का ग्रह कहने के पीछे? मैंने पूछा। ताओ ने कहा, मैं बाद में स्पष्ट करूंगी, अभी इस विषय को स्पष्ट करना समय से पूर्व होगा। वापस इन लोगों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये प्राणी मनुष्य थे, बहुत बुद्धिमान और अति विकसित। ये एक काली प्रजाति थी जिनके होठ मोटे, नाक चपटी और छोटे घुंघराले बाल थे, जैसे कि आजकल पृथ्वी पर रहने वाले अफ्रीकी लोगों के होते हैं। ये लोग बकरातिनी ग्रह पर 80 लाख वर्षों तक रहे, एक अन्य पीत वर्ण की प्रजाति के साथ। संक्षेप में कहें तो ये वही लोग थे जिन्हें आप पृथ्वी पर चीनी कहते हैं, जो बकरातिनी ग्रह पर काले लोगों से करीब 400 साल पहले से रह रहे थे। उस ग्रह पर रहते हुए दोनों प्रजातियों के बीच अनेक संघर्ष और क्रांतियां होती रहीं। हमने उन्हें राहत, सहायता और मार्गदर्शन देने का प्रयास किया, लेकिन हमारे मध्यस्थ बनने के बावजूद उनके बीच अक्सर बार बार युद्ध होते रहे। इन सब के कारण, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण, उस ग्रह पर दोनों ही प्रजातियों की संख्या कम होती गई। अंत में नाभिकीय युद्ध छिड़ गया, जो इतने बड़े स्तर पर था कि पूरा ग्रह अंधकार में डूब गया और वहाँ का तापमान 0 से आपके पैमाने के अनुसार 40 सेल्सियस डिग्री नीचे चला गया। नाभिकीय रेडिएशन ने न केवल जनसंख्या को नष्ट कर दिया, बल्कि ठंड और भोजन की कमी ने शेष लोगों को समाप्त कर दिया। इस बात के रिकॉर्ड मौजूद हैं कि उस विनाश के बाद 70 लाख काले और 40 लाख पीले लोगों की जनसंख्या वाले उस ग्रह पर केवल 150 काले और 85 पीले लोग जीवित बचे। जब उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारना बंद कर दिया और फिर से प्रजनन शुरू कर दिया, तब शेष बचे जीवित लोगों के बारे में एक रजिस्टर बनाया गया। आपका क्या आशय है एक दूसरे को मारना कहने से? मुझे इस विषय पर पूरी जानकारी देने दीजिए और तब आप सब कुछ बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहली बात, यह स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग जीवित बचे थे वे कोई नेता नहीं थे, जैसा शायद आप सोच रहे हों, जिन्हें विशेष प्रकार के स्थलों में सुरक्षित रखा गया हो। बचे हुए जीवित लोग, जो कालों के 3 समूह और पीलों के 5 समूह थे, जिनमें कुछ निजी स्थानों से आए और कुछ बड़े बड़े सार्वजनिक स्थानों से। बेशक युद्ध के समय आश्रय स्थलों में 235 से कहीं अधिक लोग थे। सच तो यह है कि अनुमान के अनुसार कुल मिलाकर 8 लाख से अधिक लोग थे। कई महीनों तक अंधेरे और बर्फीले माहौल में रहने के बाद आखिर में वे बाहर निकलने का साहस जुटा सके। काले लोग पहले बाहर निकले, कोई पेड़ नहीं बचने के कारण, कोई पौधे और बातचीत के लिए कोई जीव जंतु अपने महाद्वीप पर नहीं बचने के कारण। वो एक समूह था जो पहाड़ों पर अपने आश्रय स्थानों से अलग हो चुका था, जो कभी मानव भक्षी थे। भोजन की कमी के कारण जब सबसे दुर्बल लोग नष्ट हो गए, उन्हें भी खाया जाने लगा। तब खाने के लिए उन्हें एक दूसरे को नष्ट करना पड़ा और वो उस ग्रह पर सबसे भयानक प्रलय थी। दूसरा समूह जो सागर के तट पर था, किसी प्रकार उस ग्रह पर जो कुछ बचा था, जैसे सीपें, घोंगे, मछली, केकड़े आदि, जो अधिक दूषित नहीं हुए थे, उन्हें खाकर किसी प्रकार जीवन रक्षा कर सका। उनके पास प्रदूषण से रहित पीने योग्य पानी बचा था, जिसका मुख्य कारण थे उनके विशेष उपकरण, जिनसे बहुत अधिक गहराई से भी पानी निकाला जा सकता था। बेशक इतना होने पर भी उनमें से बहुत से लोग मर गए, क्योंकि उस ग्रह पर घातक नाभिकीय रेडिएशन व्याप्त थे और जिन मछलियों को उन्होंने खाया उनके अंदर भी रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद थे। इसी तरह की घटनाएं पीले लोगों के क्षेत्र में भी घटी, जिसके कारण, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, केवल 150 काले और 85 पीले लोग बचे। उसके बाद अंततः युद्ध में होने वाली मौतें रुक गईं और प्रजनन फिर से शुरू हो गया। ये सब हुआ बावजूद इसके कि उन्हें इस सब के विषय में चेतावनी पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। ये कहा जाना चाहिए कि इस लगभग सर्वनाश के कुछ पहले
काले और पीले दोनों ही प्रजातियों ने तकनीकी क्षेत्र में बहुत उन्नति प्राप्त कर ली थी। लोग बहुत आरामदायक जीवन जीते थे। वे लोग कारखानों, निजी और सरकारी संस्थानों में काम करते थे, ठीक उसी तरह जैसे आजकल आपके ग्रह पर होता है। वे लोग पैसे के प्रति बहुत अधिक समर्पित थे, जिससे कुछ लोग शक्ति का पर्याय तो कुछ लोग जो अधिक बुद्धिमान थे संपन्न होने की निशानी मानते थे। औसतन वे लोग हर हफ्ते 12 घंटे काम करते थे। बकरातिनी पर एक हफ्ते में 6 दिन होते हैं और हर दिन 21 घंटे का होता है। उन लोगों ने अपनी आध्यात्मिक उन्नति की अपेक्षा भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया। साथ ही उन्होंने स्वयं को राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के जटिल तंत्र में जकड़े रखने के कारण धोखा खाया, ठीक जैसा कि आजकल पृथ्वी पर हो रहा है। नेता लोग जनता को खोखले वायदे देकर बेवकूफ़ बनाते हैं और लालच और घमंड के कारण वे लोग पूरे देश को ही अवनति के गर्त में धकेल देते हैं। धीरे धीरे ये दोनों ही महान प्रजातियां एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगीं, और क्योंकि ईर्ष्या और घृणा के बीच एक बहुत ही पतली रेखा होती है, वे लोग इतना अधिक घृणा करने लगे कि उसका अंत इतना बड़ा विनाश हुआ। दोनों के ही पास बहुत अधिक विकसित हथियार और शस्त्र थे, जिनके कारण उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को ही नष्ट कर दिया। हमारे ऐतिहासिक आलेख ये बताते हैं कि उस विनाश में केवल 235 लोग ही जीवित बचे थे, जिनमें से 6 बच्चे थे। ये सांख्यिकी के आंकड़े 5 साल बाद दर्ज किए गए थे और उनके जीवित बचने का मुख्य कारण रहा मानव भक्षण और समुद्री भोज्य पदार्थ। उन्होंने प्रजनन किया, यद्यपि हमेशा सफलता नहीं मिली, क्योंकि कई बार बच्चे भयानक विद्रूप सिर वाले या घिनौने जख्मों के साथ पैदा होते थे। उन लोगों को मनुष्य पर पड़ने वाले परमाणविक रेडिएशन के सभी हानिकारक परिणामों को सहन करना पड़ा। 150 वर्ष बाद वहाँ कुल मिलाकर 1,90,000 काले स्त्री पुरुष बच्चे और 85,000 पीले लोग हो गए। मैं 150 वर्ष के समय का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस दौरान दोनों ही प्रजातियाँ फिर से स्थापित हो गईं और उसके बाद हम उनकी भौतिक सहायता कर सके। आपका क्या आशय है? मैंने पूछा। अभी कुछ ही घंटे पहले आपने हमारे इस विमान को एरिमो X3 नामक ग्रह के ऊपर रुककर वहाँ के मिट्टी, पानी और हवा के नमूने लेते हुए देखा था। नहीं देखा था क्या? मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर ताऊ आगे बोली, आपने देखा ना कि किस तरह हमने बड़ी आसानी से उन दैत्याकार चींटियों को, जिन्होंने गांव के निवासियों पर हमला किया था, खेल ही खेल में नष्ट कर दिया। बेशक उस विशिष्ट स्थिति में हमने सीधे हस्तक्षेप करके उन लोगों की सहायता की। आपने देखा कि वे लोग लगभग जंगली स्तर पर ही रह रहे थे। जी हाँ, पर उस ग्रह पर फिर क्या हुआ? एटॉमिक वॉर मेरे दोस्त, हमेशा और अनंत काल से वही कहानी। मिशेल, ये मत भूलो कि सारा ब्रह्मांड एक विशाल परमाणु है और सब पर एक दूसरे का प्रभाव होता है। आपका शरीर परमाणुओं से बना है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सभी गैलेक्सियों में जब भी किसी ग्रह पर जीवन पनपता है, तब विकास की एक विशेष स्थिति में आकर परमाणु की खोज होती है। बेशक वैज्ञानिक जो ये खोज करते हैं शीघ्र ही समझ लेते हैं कि परमाणु का विखंडन एक भयानक विनाशकारी अस्त्र हो सकता है और कभी ना कभी नेता लोग उसका प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि एक बच्चा जिसके हाथ में माचिस की डिब्बी हो तो वो सूखी घास के ढेर को सिर्फ इसलिए तीली फेंक कर जलाता है कि देखूं तो आगे क्या होता है। लेकिन फिर से बकरातिनी ग्रह का जिक्र करें तो नाभिकीय महायुद्ध के 150 वर्ष बाद हम उन लोगों की सहायता करना चाहते थे। उनकी उस समय की तुरंत आवश्यकता थी भोजन, क्योंकि अभी तक वे लोग केवल समुद्री भोज्य पदार्थों पर जीवित थे और कभी कभी मानवभक्षी भी हो जाते थे। अपनी सर्वभक्षी ललक की प्रवृत्ति के कारण उन्हें सब्जियां और मांस के स्रोत की ज़रूरत थी। सब्जियां, फलों के वृक्ष, अन्न, पशु, ये सभी भोज्य पदार्थ थे जो उस ग्रह से विलुप्त हो चुके थे। वहाँ केवल पर्याप्त मात्रा में न खाने योग्य पौधे और झाड़ियाँ बचे थे जो सांस लेने के लिए पर्यावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते थे। उस समय एक कीड़ा जो काफ़ी हद तक आपके ग्रह के प्रेइंग मेंटिस यानी टिड्डे से मिलता जुलता है, जीवित बच पाया था। नैसर्गिक जैविक परिवर्तनों के कारण जो आणविक रेडिएशन की वजह से हुए थे, उनके चलते वो अकस्मात बहुत दैत्याकार हो गया। वह ऊंचाई में लगभग 8 मीटर का हो गया और मनुष्यों के लिए अत्यंत हानिकारक व घातक हो गया।
इसके अतिरिक्त कोई प्राकृतिक शिकारी से रहित होने के कारण इन टिड्डों ने बहुत जल्दी प्रजनन कर अपनी संख्या बढ़ा ली। हम लोग उन टिड्डों के विषय में और खोज करने के लिए उस ग्रह के ऊपर उड़ते रहे। ये कहीं अधिक सरल था। खैर है कि हमारे पास जो काफ़ी पहले से तकनीकी उपलब्ध थी उससे ऐसा हो सका। जब हमें वे टिड्डे मिल गए तो हमने उन्हें नष्ट कर दिया और बहुत ही थोड़े से समय में हमने उन्हें पूर्णतया नष्ट कर दिया। उसके बाद हमने फिर से वहाँ पशुधन, पौधे और वृक्ष पहुँचाए, उन प्रजातियों के जो प्रलय से पहले उस विशेष क्षेत्र की जलवायु के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर जीवित रह सकते थे। यह भी काफ़ी आसान काम था। इस काम में तो कई साल लग गए होंगे। ताओ के चेहरे पर एक विशाल मुस्कान चमक उठी। इसमें केवल 2 दिन लगे जो केवल 21 घंटों के थे। मेरे अविश्वास को देखकर ताओ ज़ोर से हंस पड़ी। वो इतना खिलखिलाकर हंसी या हंसा कि मैं भी उस हंसी में शामिल हो गया। हालांकि मैं अभी भी आश्चर्य में डूबा हुआ था, ये सोचकर कि कहीं सच को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखाया जा रहा था। मैं कैसे जान सकता था जो कुछ भी मैं सुन रहा था वो कितना अद्भुत था। शायद मैं कोई दिवा स्वप्न देख रहा था। शायद मुझे कोई नशीली दवा दे दी गई थी। शायद मैं जल्दी ही अपने बिस्तर में जगकर बैठा होऊंगा क्या? नहीं मिशेल, ताओ ने मेरे विचारों को पढ़ते हुए मुझे टोका। काश आप इस तरह संशय करना छोड़ पाते। दूर अनुभूति, दूर संवेदना ही इस विषय में आपको आश्वस्त करने के लिए काफ़ी होने चाहिए। जैसे ही उसने ये वाक्य कहा, मेरे मस्तिष्क में कौंधा कि अच्छे से अच्छे काल्पनिक ख्याली पुलाव में भी इतने सारे अप्राकृतिक और अलौकिक तत्वों को जोड़ना शायद ही संभव हो सकता है। किसी खुली पुस्तक की तरह ताओ मेरे मस्तिष्क को पढ़ सकती थी और बार बार इसे सिद्ध भी कर रही थी। लटोली केवल अपना हाथ मेरे पर रखकर पहले ही मेरे अंदर स्वस्थ होने की ऐसी भावना भर चुकी थी कि वो स्वयं मेरे लिए एक प्रमाण था। मैं सचमुच ही एक अति विशिष्ट और अलौकिक साहसिक यात्रा का साक्षी था। निसंदेह, ताओ ने ज़ोर से कहा, क्या मैं आगे बढ़ूं? कृपया, अवश्य, मैंने उसे प्रोत्साहित किया। इसलिए हम इन लोगों की भौतिक सहायता करते हैं, लेकिन हम कितनी भी बार दखल दें पर हम कभी अपनी उपस्थिति का इनको एहसास नहीं होने देते और इसके कई कारण हैं। पहला कारण है सुरक्षा, दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक है। अगर हमने इन लोगों को अपने यहाँ होने का एहसास करा दिया होता तो और उन्हें यकीन हो जाता कि हम उनकी मदद के लिए वहाँ थे, तो वे स्वयं निष्क्रिय होकर हमें उनकी मदद करने देते और अपने विषय में हीन भावना से ग्रस्त हो जाते। इससे उनकी जीवन जीने की इच्छा पर उल्टा प्रभाव पड़ता। जैसे कि आप पृथ्वी पर कहते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। तीसरा और अंतिम कारण मुख्य है। ब्रह्मांडीय सिद्धांत सब जगह काम करता है और अटल रहकर सभी ग्रहों, नक्षत्रों के उनके सूर्य के परितः भ्रमण को नियमित करता है। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपको उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ती है, चाहे उसी समय हो या 10 साल में हो या 10 शताब्दी में हो, लेकिन गलती की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए समय समय पर हमें इस बात की अनुमति और सलाह भी दी जाती है कि हम उनकी सहायता करें, लेकिन हमें इस बात के लिए मना किया गया है कि हम उन्हें बिना कुछ प्रयास किए ही बेहतर फल दे दें। इसलिए 2 दिनों में हमने उस ग्रह को अनेक प्रकार के पशुओं के जोड़ों से भर दिया और बहुत से पौधे भी वहाँ उगा दिए, जिससे लोग जानवरों का पालन कर सकें और पेड़ पौधों की खेती कर सकें। उन्हें बिल्कुल शून्य से सब कुछ करना पड़ा और हमने उनकी प्रगति में उनका मार्गदर्शन किया, कभी सपनों से तो कभी टेलीपैथी से। कभी कभी हमने ये एक आवाज़ के माध्यम से किया जिसे लोगों ने दैवीय स्वर समझा, अर्थात आवाज़ अंतरिक्ष विमान से आई, पर उन लोगों के लिए यह दिव्य आकाशवाणी बन गई। उन्होंने आपको दिव्य समझा होगा, निश्चित रूप से। और इसी प्रकार से अनेकों कथाएं, किस्से और धर्म प्रचलित और स्थापित होते हैं। ऐसे मामले जो अत्यंत तत्काल निपटाए जाने होते हैं, उनमें परिणाम ही माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अंततः अनेकों शताब्दियों के बाद वह ग्रह फिर से वैसा ही हो गया जैसा नाभिकीय सर्वनाश से पहले था। फिर भी कहीं कहीं रेगिस्तान भी निर्मित हो गए। जो स्थान अधिक प्रभावित नहीं हुए थे, वहाँ जीव जंतु और वनस्पतियाँ अधिक सरलता से फैल गए। 150,000 वर्ष बाद वो सभ्यता अत्यंत अधिक विकसित हो गई, लेकिन इस बार उन्नति केवल तकनीकी ही नहीं थी, बल्कि लोग सबक सीख चुके थे
अतः वे सहर्ष आध्यात्मिक और परा मनोवैज्ञानिक उन्नति भी कर चुके थे। ये दोनों ही प्रजातियों में एक साथ हुआ और अब काले और पीले लोगों के मध्य दोस्ती का बंधन मजबूत हो चुका था। इस प्रकार उस ग्रह पर शांति का साम्राज्य छा गया। पौराणिक ग्रंथों के आदेश स्पष्ट हो गए। बहुत से ग्रंथ रिकॉर्ड किए गए जिससे आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि किन कारणों से नाभिकीय विनाश हुआ और उसके किस तरह के परिणाम सामने आए। जैसा कि मैंने पहले कहा, लोग जानते थे कि उनका ग्रह 500 वर्षों में ही निवास करने योग्य नहीं रह जाएगा। ये जानते हुए कि सौर मंडल में और भी ग्रह हैं जिनमें कहीं जीवन है और कहीं नहीं, उन लोगों ने अंतरिक्ष खोज का सबसे गंभीर अभियान शुरू किया। अकस्मात ही वो आपके सौर मंडल को भेद कर गए और मंगल ग्रह पर पहुंचे, जिसे तब तक निवास योग्य नहीं समझा जाता था और जो वास्तव में उस समय जीवन युक्त था।